नामा के मूल तत्व कक्षा 12 भाग 1। कल दोस्तों हमने लाभ और त्याग वाले प्रश्न की गिनती की थी और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पुनः मूल्यांकन खाता का नमूना। तो पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? जैसे कि जब हमारा व्यवसाय या धंधा चालू है, अब अगर हम किसी साझेदार को प्रवेश देते हैं या कोई साझेदार हमारे धंधे में से निकल जाता है, तो उस समय हमें हमारे धंधे में जितनी भी संपत्ति है और दायित्व है, तो उसका फिर से पुनः मूल्यांकन यानी कीमत फिर से आंकी जाती है। तो उस समय हमें जिस संपत्ति और दायित्व का बढ़ोतरी या कमी होती है, तो इसी समय जिसका हिसाब रखना होता है, तब हमें पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना होता है। तो पुनः मूल्यांकन खाते तैयार करने के लिए हमें उसके अंदर नियम बताए गए, तो उस हिसाब से हम एंट्री देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हमारी संपत्ति में अगर वृद्धि होती है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? जमा बाजू। अगर हमारी संपत्ति में कमी होती है, तो हम लिखेंगे उधार बाजू। अगर हमारे दायित्वों में वृद्धि होती है, तो हम लिखेंगे उधार बाजू। और दायित्वों में कमी होती है, तो कहाँ पे लिखेंगे? जमा बाजू। यानी किसी भी तरह का खर्च या नुकसान हो, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? उधार बाजू। और किसी भी तरह की आय हो यानी आवक हो या फायदा हो, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? जमा बाजू। तो पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करने का मुख्य रीज़न क्या है, यानी कारण क्या है? कि अगर मान लो कि दोस्तों ए और बी अपनी पेढ़ी, साझेदारी पेढ़ी चला रहे हैं, अगर वो किसी साझेदार सी को प्रवेश देना चाहते हैं, तो उस समय सी प्रवेश हो उससे पहले हमारी संपत्ति कितनी थी, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ए और बी ने कई सालों से अपना धंधा जमा के रखा है, अपनी संपत्ति बना के रखी है, तभी सी पार्टनर के तौर पे नहीं था, लेकिन अभी सी पार्टनर के तौर पे जॉइंट हो रहा है, तो उसके पहले की जितनी भी संपत्ति है उसके अंदर सी का कोई हक नहीं है। लेकिन सी अगर अभी से जॉइंट हो रहा है, तो यहाँ से अब यहाँ पे तीनों की संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी उसके पहले इन दो ही साझेदारों की संपत्ति का मूल्यांकन पहले से नक्की किया जाएगा। मान लो कि भविष्य में अगर सी पीढ़ी छोड़ के जाना चाहता है, तो इस संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब से उसने जहाँ से ज्वाइन किया है पीढ़ी को, वहाँ से जितनी भी संपत्ति होगी, तो वहाँ से उसके अंदर उसका अधिकार होगा। तो इससे किसी भी कारणवश अगर कोई भेदभाव भविष्य में या तो फिर कोई झगड़ा भविष्य में ना हो, तो उसके लिए हमें पहले से उसके हिसाब पहले से नक्की कर देने पड़ते हैं। तो इस कारणवश हमें पुनः मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है। तो पुनः मूल्यांकन खाता को इजी पद्धति से याद रखना है, तो आप दो शब्द में भी याद रख सकते हो। खर्च या नुकसान हो तो आप उधार लिखोगे, उपज, आय या फायदा हो तो आप उसे जमा लिखोगे। और आप नियम के आधार पर चलना चाहते हो, तो नियम के आधार पर भी याद रख सकते हो। जैसे संपत्ति में वृद्धि हुई तो जमा, संपत्ति में कमी हुई तो उधार, दायित्व में वृद्धि हुई तो उधार, दायित्व में कमी हुई तो जमा। और यहाँ पे डूबत ऋण अनामत दिया गया है, देनदार बट्टा अनामत दिया गया है, अदद दायित्व दिया गया है, वो भी खर्च ही है। तो खर्च या नुकसान हो तो उधार, और
फायदा हो, आवक हो, मिलनी बाकी आवक हो, पूर्वदत्त खर्च हो यानी पहले से चुका दिए खर्च हो, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, जमा बाजू लिखेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते में जितनी भी संपत्ति में वृद्धि हुई है यानी डिफरेंट कितना है या तो फिर कमी हुई है, जो डिफरेंट होता है वो दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लो कि दोस्तों किसी जमीन की कीमत 5 लाख हो और उसकी बाजार कीमत आज अगर मान लो कि 6 लाख है, तो इस जमीन की कीमत में 1 लाख की वृद्धि हुई। कितने लाख की वृद्धि हुई, 1 लाख की। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, जमा बाजू। उसी तरह से मान लो कि हमारे पास कोई यंत्र पड़ा हुआ है और यंत्र की कीमत 4 लाख है और उसकी बाजार कीमत 2 साल के बाद 3,80,000 हो गई। तो कमी कितनी हुई, 20,000 की कमी हुई। तो आप यहाँ पे उधार बाजू लिखेंगे, यानी जितना भी डिफरेंट होता है ना वो हम पुनः मूल्यांकन खाते में दर्शाएंगे और उसके हिसाब रखने की पद्धति को हम क्या कहेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखो, हमें एग्जाम्पल नंबर 7 में भावना, भरत, भूमेश एक साझेदारी पेढ़ी के 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो सबसे पहले अब इसे हम गिनेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे। बहुत इजी है पुनः मूल्यांकन खाता। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे विवरण, रकम रुपया, विवरण और रकम रुपया। ये हमारी बाजू हो जाएगी उधार और ये जमा। एग्जाम्पल नंबर 7। तो सबसे पहले जितने भी रोज नामचा है उसके हिसाब से हम पहले रोज नामचा पढ़ेंगे और रोज नामचा नहीं, समायोजन पढ़ेंगे। समायोजन के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और समायोजन के हिसाब से डिफरेंट लिखेंगे और उसके बाद रोज नामचा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखी गई जमीन की कीमत 7 लाख गिनना है, यानी जमीन की कीमत आज कितनी हो गई, 7 लाख। तो यहाँ पे पक्की तलपट में कितनी दी गई है, 5 लाख। तो जमीन की कीमत में वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, तो 2 लाख की। अब जमीन की कीमत में वृद्धि हुई तो यहाँ पे लिखेंगे जमीन खाता, जमीन खाता बराबर वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई, तो 2 लाख की। अब नेक्स्ट, मकान की कीमत में 1 लाख की वृद्धि करना है। यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया गया है आप लोगों को कि मकान की कीमत में क्या करना है, डायरेक्ट 1 लाख की वृद्धि करनी है। डायरेक्ट ही बता दिया गया आपको। तो यहाँ पे देखो, मकान की कीमत में 1 लाख की वृद्धि करनी है। ओके, तो मकान हमारा है कितना, तो 8 लाख है। लेकिन डायरेक्ट वृद्धि करनी है, डिफरेंट निकालना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट बता दिया गया है, यानी वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे मकान खाता वृद्धि कितनी हुई, 1 लाख। और उसके पहले हमें ऐसे बताया था कि जमीन की कीमत 7 लाख गिननी है,
तो ऊपर 5 लाख है तो हमें डिफरेंट निकालना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही डिफरेंट दे दिया गया है। यंत्र की बाजार कीमत 2,50,000 है, जो बही में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? बही में। तो हमारी यंत्र की कीमत, तो दोस्तों यंत्र की कीमत देखो यहाँ पे दी गई है 4 लाख, और आज उसकी बाजार कीमत कितनी हो गई? 250, यानी कमी हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख में से यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लाख, आज उसकी बाजार कीमत हो गई 250, यानी कमी कितनी हुई? 1,50,000 की। तो यहाँ पे लिखेंगे उधार बाजू लिखेंगे हम यंत्र खाता कमी। कितनी कमी हुई? तो 1,50,000 रुपये की कमी हुई, यानी इसकी कीमत घट गई। अब देनदार पर 20% की दर से डूबत ऋण अनामत का प्रावधान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे देनदार कितने दिए गए? तो देनदार है हमारे पास टोटल 1 लाख। कितने? 1 लाख, और उसके अंदर से 20% की दर से डूबत ऋण अनामत रखना है। तो 1 लाख के 20% करेंगे तो कितना होगा? 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण अनामत खाता, कितना होगा? 20,000। नेक्स्ट, लेनदार को 10,000 अब चुकाना नहीं है। नेक्स्ट समायोजन 5वां क्या है? लेनदार को अब 10,000 चुकाना नहीं है। जैसे हमें पहले एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पे बताया गया है कि लेनदार को कुल रकम 2 लाख रुपए चुकाने हैं। कितने चुकाने? 2 लाख। अब उसके अंदर से 10,000 अब हमें चुकाने नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा। तो कहाँ पे लिखेंगे? जमा बाजू। यहाँ पे लिखेंगे जमा बाजू पुनः मूल्यांकन खाते के। यहाँ पे लिखेंगे लेनदार खाता, कितना? तो 10,000। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारी संपत्ति और दायित्व में कमी हुई है या वृद्धि। अगर दायित्व में कमी होती है तो फायदा होता है, दायित्व में वृद्धि होती है तो नुकसान होता है, यानी दायित्व बढ़ जाता है। और संपत्ति में कमी होती है तो वो नुकसान होता है, तो उधार बाजू लिखेंगे। और संपत्ति में कमी होती है तो उधार बाजू लिखेंगे, और संपत्ति में वृद्धि होती है तो जमा बाजू लिखेंगे। अब नेक्स्ट समायोजन है कि मिलनी बाकी आवक 5,000 और चुकाना बाकी खर्च 3,000 का लेखा करना बाकी है। तो मिलनी बाकी आवक हमारे लिए आवक हुई, तो यहाँ पे जमा बाजू लिखेंगे मिलनी बाकी आवक खाता जमा, कितना? तो 5,000 है, और चुकाना बाकी खर्च 3,000 है। चुकाना बाकी खर्च खाता 3,000। समायोजन सारे पूरे हो गए। अब जिस साइड टोटल ज़्यादा होगा उस साइड का टोटल दोनों बाजू लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3,15,000 टोटल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,15,000, और उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देंगे 3,15,000। अब उसके अंदर से माइनस करेंगे हम 3,15,000 में से 1,50,000, 20,000 और माइनस 3,000, यानी हमारे को फ़ायदा हुआ है। कितना फ़ायदा हुआ? तो 1,42,000 का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,42,000। ओके, अब ये जो फ़ायदा हुआ है वो किन किन लोगों के बीच में बांटा जाएगा? तो यहाँ पे भावना, भरत और भूमेश है, तो तीनों के बीच में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भावना, भरत और भूमेश।
कौन से अनुपात में? तो लाभ हानि के पुराने अनुपात में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लाभ पुनः मूल्यांकन खाता का जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटा जाता है। तो उसका आंसर होता है कि लाभ हानि पुनः मूल्यांकन खाता का जो लाभ या हानि होती है वो पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट यानी 1 साल पहले पूछा गया था विभाग बी में। तो यहाँ पे हमें अनुपात दिया गया है दोस्तों। पुराना अनुपात यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है भावना, भरत और भूमेश। भावना, भरत और भूमेश एक साझेदारी पेढ़ी के 2-1-1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो 2-1-1 के अनुपात में बांट देंगे। तो भावना को 2-1 और भरत को 1 और भूमेश को भी 1। तो 1,42,000 इंटू 2/4 तो कितना होगा? 71,000 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 71,000 इंटू 1/2 तो 35,500 और यहाँ पे लिखेंगे 35,500। ओके। अब दोस्तों इसके ऊपर से हमें रोज नामचा लिखना है। अभी इसके ऊपर से अभी हमें रोज नामचा लिखना है। तो किसकी बही में लिखना है? तो भावना, भरत और भूमेश की बही में। यानी साझेदारी पेढ़ी भी लिख सकते हो आप, साझेदारी पेढ़ी की बही में रोज नामचा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तारीख। अब यहाँ पे तारीख तो है नहीं तो आप यहाँ पे क्रम भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विवरण, खाता वही पोस्ट, उधार रुपया और यहाँ पे जमा रुपया। तो आप इस खाते पे से रोज नामचा लिख लेना है। तो रोज नामचा कैसे लिखेंगे? रोज नामचा की नियम अगर याद नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर याद हो तो बहुत बेटर है। कि जैसे संपत्ति में वृद्धि होती है तो संपत्ति आए तो उधार, जाए तो जमा, आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। खर्च हो तो उधार, खर्च या नुकसान हो तो उधार, उपज या आय हो तो जमा। आप इस नियम के आधार पर भी लिख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है तो दोस्तों इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। जो उधार है उसे जमा करेंगे और जमा है उसे उधार करेंगे और उसके ऑपोजिट हम पुनः मूल्यांकन खाता लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले एंट्री हमने क्या की? जमीन खाते की। तो जमीन यहाँ पे कहाँ है? जमा बाजू, तो उसको क्या करेंगे? उधार। खाता भाई खतौनी के नियम के अनुसार जमीन यहाँ पे जमा है तो उसे उधार करेंगे और पुनः मूल्यांकन खाते को जमा कर देंगे। तो सबसे पहला रोज नामचा लिखेंगे हम यहाँ पे। तो जमीन तो जमा है तो उसे उधार करेंगे, जमीन खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाता का जमा। कितनी वृद्धि हुई? तो 2 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख। नेक्स्ट रोज नामचा हमारा होगा मकान वाला। जैसे जैसे समायोजन दिए गए वैसे ही हम एंट्री करेंगे रोज नामचा में। तो मकान कितना दिया गया है? 1 लाख की वृद्धि हुई थी तो ये मकान भी जमा है तो उसे क्या करेंगे हम? उधार। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड। अगर आपको विवरण लिखना है तो आप विवरण लिख सकते हो। विवरण में क्या लिखोगे दोस्तों? कि संपत्ति में यानी जमीन की कीमत में वृद्धि हुई। विवरण जमीन की कीमत में वृद्धि हुई। ओके। नेक्स्ट मकान जमा है तो उसे क्या करेंगे हम? उधार बाजू लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मकान खाता
उधार, पुनः मूल्यांकन खाता का जमा। कितनी? तो रकम है दोस्तों 1,00,000। 1,00,000। नेक्स्ट, यंत्र में कमी हुई, तो यंत्र कहाँ पे लिखा हुआ है? उधार। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? विवरण लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले यंत्र से पहले विवरण में, तो यहाँ पे लिखेंगे मकान की कीमत में वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट यंत्र वाला लिख देंगे। तो यंत्र उधार है तो उसे जमा लिख देंगे। उसके पहले क्या लिखेंगे? तो उधार में पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और यंत्र खाता का जमा। कितना है? तो 1,50,000। 1,50,000। विवरण लिखेंगे। यंत्र की कीमत में कमी हुई, यंत्र की कीमत में कमी हुई। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, रोज नामचा 4। अब यहाँ पे डूबत ऋण अनामत है, तो कहाँ पे? उधार है, तो उसे क्या करेंगे? जमा। तो उधार किसे करेंगे? तो पुनः मूल्यांकन खाते को, बराबर। जैसे यंत्र हो गया, अब डूबत ऋण अनामत है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और डूबत ऋण अनामत खाता का जमा। तो कितना है? 20,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 और 20,000। विवरण, तो विवरण में लिखेंगे कि डूबत ऋण अनामत का प्रावधान किया। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान किया। नेक्स्ट रोजनामचा होगा दोस्तों हमारे लिए। डूबत ऋण अनामत के बाद लेनदार, तो लेनदार यहाँ पे जमा है, तो उसे क्या करेंगे? उधार कर देंगे, और पुनः मूल्यांकन को जमा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेनदार, लेनदार खाता उधार, और पुनः मूल्यांकन खाता का जमा। कितना लिखेंगे दोस्तों? तो 10,000 का फायदा हुआ हमें, क्योंकि अब 10,000 हमें चुकाने नहीं है, तो 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे विवरण में लेनदार को रुपया 10,000 अब चुकाना नहीं है। अब नंबर 6 रोजनामचा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिलना बाकी आवक जमा है, तो उसे क्या करेंगे? उधार। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अप्राप्त आय खाता भी लिख सकते हो, और मिलना बाकी आवक भी लिख सकते हो। तो हम जो है वही लिखेंगे। तो नंबर 6 मिलना जमा है, तो उधार बाजू लिखेंगे मिलना बाकी आवक खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाता का जमा।
अब यहाँ पे हमें रकम दी गई है दोस्तों, देखो कि 5,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000। यहाँ पे लिखेंगे विवरण में मिलनी बाकी आवक का लेखा नहीं किया। ओके, अब उसके बाद है दोस्तों, देखो यहाँ पे कि चुकाना बाकी खर्च कितना है, 3,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो उधार है उसे हम जमा कर देंगे। नंबर 7, पुनः मूल्यांकन। खाता उधार और चुकाना बाकी खर्च खाता का जमा। अब चुकाना बाकी खर्च खाता का जमा कितना है, तो यहाँ पे रकम है 3,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000। यहाँ पे विवरण लिखेंगे विवरण चुकाना बाकी खर्च का लेखा नहीं हुआ या तो फिर नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे 8वां रोज नामचा। अब लास्ट में दोस्तों हमने देखो ज्ञात किया है प्रॉफिट, तो ये तीन साझेदार कहाँ है, उधार है, तो तीन को हम जमा कर देंगे। लेकिन लाभ कहाँ लेके जाएंगे, तो पूंजी खाते में लेके जाएंगे। कहाँ पे, तो साझेदार के पूंजी खाते में। तो ये तीन उधार है, तो हम उसे जमा कर देंगे और पुनः मूल्यांकन खाता को उधार कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उधार में पुनः मूल्यांकन खाता उधार और जमा में लिखेंगे भावना का पूंजी खाता जमा भरत के पूंजी खाता का जमा भूमेश के पूंजी खाता का जमा। ओके, तो यहाँ पे टोटल 1,42,000 प्रॉफिट है। अब उसको हमने बांट दिया 31,000 और 35,500 दो 1-1 के अनुपात में बांट दिया। ये हो गया पूरा रोज नामचा। अब आपको इसकी टोटलिंग करनी हो, कुल योग, जैसे यहाँ पे टोटलिंग करेंगे 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000, 20,000, 10,000 और यहाँ पे टोटलिंग है 5,000, 3,000 और 1,42,000। टोटल हुआ 6,30,000। कितना होगा, 6,30,000। तो हम दोनों उधार में भी 6,30 लिख देंगे और जमा में भी 6,30 लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पुनः मूल्यांकन खाते का। अब दोस्तों आपको स्वाध्याय में से क्वेश्चन नंबर 11 करना होगा 11 होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपको घर से करना है, यानी होमवर्क में करना है। ओके।